नमस्ते बच्चों। आज हम लोग 9वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक नव भारती का एक पाठ करेंगे। ये पाठ जो है ये आपके यूनिट 3 के सिलेबस में से हम लोग आज करेंगे। तो बच्चों, जो पाठ हम करने जा रहे हैं वह एक कविता है। तो आज हम एक कविता करेंगे, ठीक है। तो कविता करने से पहले मैं आपको थोड़ा कवि का परिचय दे देती हूँ। यह कविता जो है यह राम नरेश त्रिपाठी जी ने लिखी है। राम नरेश त्रिपाठी जी ने जो कविता लिखी है उस कविता का शीर्षक है प्राकृतिक सौंदर्य। तो प्रकृति के बारे में ये कविता राम नरेश त्रिपाठी जी ने लिखी है। कविता शुरू करने से पहले कवि का थोड़ा परिचय ले लेते हैं। तो कवि का जन्म, राम नरेश त्रिपाठी जी का जन्म उत्तर प्रदेश के जौनपुर में हुआ था। उनके पिताजी परम धर्म व सदाचार परायण ब्राह्मण थे। हमारे कवि राम नरेश त्रिपाठी जी जो थे वो बहुत ही धर्मनिष्ठा, कर्तव्य निष्ठा और राष्ट्र भक्ति की भावना से भरे थे। उनमें दृढ़ता, निर्भीकता, आत्मविश्वास उनके परिवार से ही उन्हें मिली थी। माँ सरस्वती की कृपा से उन्होंने एक रचना की, हे प्रभु आनंद दाता। और ये एक तरह से बहुत ही बेजोड़ रचना मानी जाती है राम नरेश त्रिपाठी जी की। और इस रचना को अभी भी भारत के कुछ स्कूलों में प्रार्थना के रूप में इसको बच्चे गाते हैं। हमारे कवि राम नरेश त्रिपाठी जी उन्होंने काव्य लिखा, उपन्यास लिखा, निबंध लिखा, समालोचना की। इन सब के क्षेत्र में उन्होंने बहुत ही ख्याति प्राप्त की। उन्होंने बाल साहित्य लिखा, साथ ही साथ उन्होंने स्त्रियों के उपयोगी साहित्यों की भी रचना की। तो चलिए हम आज अपनी कविता जो है आपकी नव भारती 9वीं कक्षा की किताब से उस पे पृष्ठ संख्या 66 पर दिया है। तो इसको हम इसमें जो एक बात जरूरी है, कवि की जीवनी। तो इसमें आपके कवि की जीवनी दी हुई है। तो मैं थोड़ा किताब से वो पढ़ना चाहूंगी, पुस्तक से, ताकि जीवनी अगर आपके एग्जाम में आती है, कहीं भी आती है, तो आप लोग इसको समझ के थोड़ा याद कर लें ताकि आपके लिए ये आसान रहे। तो जीवनी जो राम नरेश त्रिपाठी जी की है। राम नरेश त्रिपाठी का जन्म उत्तर प्रदेश के जिला जौनपुर में हुआ था। उन्होंने काव्य, उपन्यास, निबंध, समालोचन और संपादन के क्षेत्र में विशेष ख्याति पाई। ख्याति होता है मशहूर हो जाना, फेमस हो जाना। तो उन्होंने हर प्रकार के निबंध भी लिखे हैं, काव्य की रचना भी की है, समालोचना भी की है और संपादन भी उन्होंने किया है। और वो बहुत ही उसमें उन्होंने ख्याति प्राप्त की, वे मशहूर रहे, प्रसिद्ध हुए वे। बाल साहित्य तथा स्त्री उपयोगी साहित्य की रचना भी उन्होंने की। बाल साहित्य होता है बच्चों के लिए, बाल अर्थात बच्चे, साहित्य माने उनके लिए लिखा गया साहित्य, और स्त्री उपयोगी मतलब स्त्रियों के लिए उपयोगी साहित्य की भी उन्होंने रचना की। त्रिपाठी जी की रचनाओं में राष्ट्र भावना और प्राकृतिक प्रेम का स्वर जो है वह मुख्य है। तो उन्होंने उनके पिताजी, उनके घर वालों के कारण और साथ में उन पे गांधी जी का बहुत ज़्यादा उन पर प्रभाव था, जिसके कारण उनमें राष्ट्र भावना थी। और इसी राष्ट्र भावना के कारण उन्होंने राष्ट्र भावना से भरी कविताएं, उनसे भरे लेख लिखे। और साथ में उनकी कविताएं जो हैं वह प्रकृति प्रेम से जुड़ी हैं। तो यहाँ पे आज जो हम कविता पढ़ने जा रहे हैं वह प्रकृति प्रेम से जुड़ी एक कविता है। त्रिपाठी जी ने प्रबंधक और मुक्तक दोनों प्रकार की काव्य रचनाएं की हैं। मिलन और स्वप्न इनके प्रसिद्ध खंड काव्य हैं। अब आप कहोगे खंड काव्य क्या होता है? खंड का अर्थ होता है अंग, छोटे छोटे अंग में, यानी छोटे छोटे पाठ में इन्होंने खंड काव्य लिखे हैं। तथा मानसी मुक्तक कहानियों का इनका संग्रह है। संग्रह मतलब उन्होंने एक जगह पे कहानियां जमा करके लिखी हैं। इनकी भाषा परिमार्जित खड़ी बोली है। परिमार्जित का अर्थ होता है पूरी तरह से। तो उन्होंने पूरी तरह से खड़ी बोली का उपयोग किया है।
इनमें यत्र तत्र उर्दू के शब्द भी मिलते हैं। अब हम इनकी कविताओं को देखेंगे, इनके लेखों को देखेंगे तो हिंदी के साथ साथ, खड़ी बोली के साथ साथ उसमें उर्दू के शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। तो हमारी आज की जो कविता है प्राकृतिक सौंदर्य, उसकी ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने आकाश पर तैरते हुए बादलों और धरती से आकाश को मिलाते इंद्रधनुष का वर्णन किया है। कवि के अनुसार नावें या पुल बनाने पर मनुष्य अभिमान करता है, जबकि इंद्रधनुष के निर्माण की तुलना में ये कुछ भी नहीं है। तो इस कविता द्वारा कवि कहना चाहते हैं कि मनुष्य को बहुत अभिमान है, वो बहुत अभिमान, अपने आप को अभिमानी मानता है। वो कहता है मैंने पुल बनाए हैं, मैंने पानी में तैरते जहाज बनाए हैं, मैंने नाव बनाई है। परंतु कहते हैं कि अगर प्रकृति द्वारा बनाए गए, जैसे हमारा इंद्रधनुष हो गया, हमारा बादल हो गया, तो कहते हैं कि उनकी तुलना में मनुष्य द्वारा बनाई गई रचनाएं, उसके द्वारा की गई कृतियों का कहीं भी वो उसका कोई महत्व ही नहीं है। तो चलिए कविता पढ़ते हैं। कविता है प्राकृतिक सौंदर्य और इसके कवि हैं श्री राम नरेश त्रिपाठी जी। कविता इस प्रकार है, मैं आपके लिए एक बार पढ़ूंगी। नावें और जहाज नदी नद सागर जल पर तरते हैं, पर नभ पर इनसे भी सुंदर जलधर निकर विचरते हैं। इंद्रधनुष जो स्वर्ग से तुसा वृक्षों के शिखरों पर है, जो धरती से नभ तक रचता अद्भुत मार्ग मनोहर है। मनमाने निर्मित नदियों के पुल से वह अति सुंदर है, निज कृति का अभिमान व्यर्थ ही करता अविवेकी नर है। बहुत छोटी सी कविता है, प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में है। अब हम इस कविता को, इसके अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। तो साथ में मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने कुछ मुश्किल शब्दों के अर्थ लिख दिए हैं। तो जैसे जैसे कविता पढ़ेंगे, साथ में जो हमारे मुश्किल, जो कठिन शब्द आते जाएंगे, उनके अर्थ भी हम यहाँ से देख लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं नावें और जहाज नदी नद सागर जल पर तरते हैं। अब यहाँ पे कवि ने बात की है, श्री राम नरेश त्रिपाठी जी बात करते हैं नाव की। पानी में जो बड़े बड़े जहाज बनाए गए हैं मनुष्य द्वारा, उनकी बात करते हैं। वे कहते हैं नदी नद, नद भी बड़ी नदी को ही कहते हैं, ठीक है, जो बड़ी नदी होती है उनको नद कहते हैं। सागर जल पर तरते हैं, तरते मीन्स तैरना होता है, ठीक है। तो मनुष्य द्वारा बनाए गए नाव हो गई, मनुष्य द्वारा बनाए गए बड़े बड़े जहाज हो गए, ये क्या करते हैं, ये पानी पे आराम से तैरते हैं। कवि लिखते हैं पर नभ पर इनसे भी सुंदर जलधर निकर विचरते हैं। नभ का अर्थ होता है आकाश, आसमान। इसका पर्यायवाची हम गगन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जलधर, जलधर कहते हैं बादल को, बादल कह लो, मेघ भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है निकर, निकर होता है, निकर का अर्थ है समूह, उसको हम झुंड भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है विचरते। अच्छा, मैंने यहाँ पे विचरते नहीं लिखा है, विचरते का अर्थ होता है भ्रमण करना, यानी आप कह सकते हो घूमना, ठीक है। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि नभ पर, अब पानी में तो नावें बहती, नावें चलती हैं, जहाज चलते हैं, परंतु अगर हम नभ की बात करें तो उसमें भी बहुत सुंदर सुंदर बादल, ठीक है, बादलों का समूह वो भ्रमण करता है, वो बड़े आराम से आसमान में वो घूमता है। तो यहाँ पे कवि ने क्या किया है, कवि ने इंसान द्वारा बनाई नाव और जहाज का उसने उपमा की है, किसके साथ, नभ में जो बादल हैं, बादलों का जो समूह है, उसके साथ इसकी तुलना की है। अगली पंक्ति देखते हैं। इंद्रधनुष जो स्वर्ग से तुसा वृक्षों के शिखरों पर है। अब अगले लाइन में, इस लाइन में कवि ने इंद्रधनुष की बात की है। इंद्रधनुष को लद्दाखी में जाछुतुंग कहते हैं, तो जाछुतुंग की बात की है, ठीक है। तो इसमें सेतु होता है पुल, पुल इसको हम लद्दाखी में जंपा कहते हैं, पुल, ठीक है। वृक्षों यानी पेड़ों के शिखरों, शिखर होती हैं चोटियां,
किसी भी जगह का जो सबसे ऊंचा जो पॉइंट होता है, सबसे ऊंची जगह होती है, उसको शिखर कहते हैं, चाहे वो पेड़ की ऊंची जगह हो या फिर पहाड़ की ऊंची जगह हो। तो यहाँ कवि कह रहे हैं इंद्रधनुष जो स्वर्ग सेतु सा वृक्षों के शिखरों पर है, वो इंद्रधनुष की बात कर रहे हैं और कहते हैं इंद्रधनुष एक प्रकार से स्वर्ग तक जाने का पुल है, सेतु है। इसको पुल को हम बांध भी कह सकते हैं, बांध भी कहा जाता है, इसके लिए एक शब्द बांध भी है, ठीक है। तो इंद्रधनुष जो है वो एक प्रकार से स्वर्ग तक जाने का रास्ता, बांध, पुल है, वृक्षों के शिखरों पर है। और जब इंद्रधनुष निकलता है तो हमें लगता है कि वो पेड़ों के शिखर पर, उसकी चोटी पे वो छू रहा है। अगली लाइन देखते हैं, जो धरती से नभ तक रचता अद्भुत मार्ग मनोहर है। धरती हो गई हमारी भूमि, इसका पर्यायवाची आप लोग भू, धरा कुछ भी लिख सकते हो। नभ हो गया आकाश या आसमान। हाँ, रचता, रचता होता है किसी भी चीज का निर्माण करना, किसी भी चीज को बनाना। अद्भुत होता है बहुत ही अनोखा, ठीक है। और मार्ग हो गया रास्ता, मनोहर हो गया, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, रह गया है, सॉरी। मनोहर होता है जो मन को हर लेता है, हमारे मन को बहुत प्रिय लगता है, उसको हम मनोहर कहते हैं, ठीक है। तो कहते हैं जो धरती से नभ तक रचता। अब जो ये इंद्रधनुष है, इसके लिए कहा गया है कि धरती से लेकर आकाश का ये रास्ता है, मार्ग है। और कैसा मार्ग है? बहुत ही अनोखा, अद्भुत, अर्थात बहुत ही सुंदर मार्ग है जो हमारे मन को क्या कर लेता है? हर लेता है। मन माने निर्मित नदियों के पुल से वह अति सुंदर है। मन माने का अर्थ होता है अपने मन से, अपनी मर्जी से, और निर्मित का अर्थ होता है बना हुआ, अर्थात कुछ बनाना, किसी चीज का निर्माण करना। हाँ, निर्माण करना ठीक है, निर्मित बनाना, ठीक है। तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि मन माने निर्मित नदियों के, यानी मनुष्य को कह रहे हैं कि अपने मन से पता नहीं क्या क्या बनाता रहता है। हम लोग बनाते हैं, हम लोग यहाँ पे उन्होंने बात की कि नाव बना रहे हो, फिर वो कहते हैं कि आप लोग पुल बना रहे हो। तो मनुष्य अपनी तरफ से बहुत सुंदर रचना करता है, मनुष्य को लगता है कि मेरी रचना सबसे सुंदर है, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं निज कृति का अभिमान व्यर्थी करता अविवेकी नर है। निज होता है अपना, अपना, ठीक है। गारंग लद्दाखी में इसको हम लोग कहते हैं गारंग राय, गारंग, ठीक है। निज माने अपना। कृति होती है किसी भी चीज की रचना करना, किसी भी चीज को बनाना। उसके बाद अभिमान, अभिमान होता है गर्व, अपने पे मान होना, अपने में घमंड होना, ठीक है। व्यर्थ का अर्थ है बेकार में, फिजूल में, छुनला, जच्चे में ना छुनला। अविवेकी, अविवेकी होता है जिसमें विवेक की कमी हो, जिसमें ज्ञान ना हो, अज्ञानी, या फिर उसको ना समझ भी हम कह सकते हैं। नर कहते हैं मनुष्य को, कोई भी मनुष्य व्यक्ति को हम नर कहते हैं। तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि निज कृति का अभिमान व्यर्थी, अपने द्वारा बनाई गई चीजों का बड़ा घमंड है। हाँ, किसको घमंड है? अविवेकी नर। अविवेकी माने ना समझ और अज्ञानी जो मनुष्य हैं, हम लोग हैं, हमें बहुत घमंड है कि मैंने ये बनाया है, वो बनाया है। परंतु कहते हैं कि इन सब चीजों, चाहे वे नाव हो गई, जहाज हो गए, चाहे वे पुल हो गए, मनुष्य अपने द्वारा बनाई चीजों पे घमंड करता है, परंतु उसके द्वारा बनाई चीजें जो हैं वो प्रकृति के सामने कुछ भी नहीं है, उनका कोई महत्व ही नहीं है, ठीक है बच्चों। तो बहुत ही प्यारी कविता है ये, हमारी कविता यहीं पर समाप्त होती है। अब एक बात है कि आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं किस तरह के, कि आपने कुछ लाइनें दे दी, कुछ पंक्तियां दे दी होती हैं और आपको कहते हैं कि इनकी सप्रसंग व्याख्या कीजिए, यानी इनको आप लिखिए। तो सप्रसंग व्याख्या में हम लोग क्या करते हैं, पहले हम प्रसंग लिखते हैं, ठीक है। तो प्रसंग में क्या आता है? प्रसंग में हमें सबसे पहले हमें कवि का नाम और कविता का नाम, और अगर आपको याद हो तो आप अपनी पाठ्य पुस्तक का नाम याद कर लीजिए और वो लिखना जरूरी होता है, ठीक है। और उसके बाद हम एक दो सार लिखते हैं, कविता का थोड़ा सा एक दो पंक्ति में सार लिखते हैं, बहुत ज्यादा नहीं लिखते हैं, वो प्रसंग हो गई, ठीक है।
उसके बाद आती है व्याख्या। तो जो भी आपको पंक्तियां पूछी हैं उनको जब हम थोड़ा अच्छी तरह से समझाकर उनका विस्तार से वर्णन करते हैं उसको व्याख्या कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारी आज की कविता प्राकृतिक सौंदर्य, जो राम नरेश त्रिपाठी जी ने बहुत ही सुंदर ढंग में लिखी है और इसमें उन्होंने उपमा अलंकार का प्रयोग किया है। उपमा अलंकार होती है जिसमें दो चीजों के बीच में उपमा की गई हो। ठीक है, तो आज की कविता है, आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अब आपकी पुस्तक में इसी के पीछे अभ्यास दिए गए हैं, प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, तो हम लोग वो प्रश्न उत्तर भी कर लेते हैं। चलिए बच्चों, इसके अभ्यास में जो प्रश्न उत्तर दिए हैं हम वो प्रश्न उत्तर भी कर लेते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है, पानी पर नावें तैरती हैं, आकाश पर क्या तैरते हैं? तो अभी हमने पढ़ा कि आकाश, पानी में नावें तैरती हैं, तो आकाश में क्या, बादलों के समूह यानी उनके झुंड जो है वो तैरते हैं। आकाश पर बादलों के समूह तैरते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, इंद्रधनुष किनके बीच सेतु बांधता है? सेतु बांधता मतलब एक तरह से पुल का काम करता है। तो इंद्रधनुष किसके बीच में पुल का काम करता है? इंद्रधनुष धरती से आकाश के बीच सेतु बांधता है। धरती से लेकर आकाश तक का जो पुल है वो इंद्रधनुष बांधता है। प्रश्न तीसरा है, इंद्रधनुष की तुलना किस सेतु से की गई है? तो अभी हमने कविता में पढ़ा कि इंद्रधनुष की तुलना जो है वो स्वर्ग के सेतु से की गई है, अर्थात स्वर्ग के पुल से या उसके बांध से की गई है। चौथा प्रश्न है, कवि ने मनुष्य को अविवेकी क्यों बताया? अर्थात कवि ने मनुष्य को ना समझ क्यों कहा है या फिर अज्ञानी क्यों कहा है? तो कवि ने मनुष्य को अविवेकी इसलिए कहा है क्योंकि उसे अपनी रचना पर बहुत घमंड है। मनुष्य बहुत अभिमान करता है और उसको लगता है कि मेरी रचना ही सर्वश्रेष्ठ है, यानी सबसे बढ़िया है, जबकि प्रकृति की रचना के सामने उसकी रचना कुछ भी नहीं है। और अगर देखा जाए तो जो प्रकृति द्वारा रचित जो चीजें हैं उनके सामने मनुष्य द्वारा रची गई चीजों का तो कोई महत्व ही नहीं है। अगला पांचवा प्रश्न है, निज कृति का अभिमान व्यर्थ ही करता नर है। इस पंक्ति में व्यर्थ ही शब्दों से कवि का क्या अभिप्राय है? तो ये हमारी अंतिम पंक्तियां हैं हमारे कविता की। तो इसमें व्यर्थ ही, इस शब्द का हमें अर्थ बताना है, तो इसका अर्थ है बेकार में। ठीक है, व्यर्थ ही अर्थात बेकार में। तो इन पंक्तियों में व्यर्थ ही का अभिप्राय है कि मनुष्य की रचना कितनी ही सुंदर क्यों ना हो, पर जब प्रकृति अपनी किसी कलाकृति को प्रकट करती है तब मनुष्य की रचना फीकी पड़ जाती है। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि मनुष्य को बहुत अपने में बेकार में वो अभिमान करता है, घमंड करता है कि मैं सबसे सुंदर चीजें बनाता हूँ, परंतु अगर प्रकृति जब अपनी चीजों की, अपनी कलाकृति की जब वो नुमाइश करती है, उनको प्रकट करती है, हमें दिखाती है, तब कहते हैं कि मनुष्य की रचनाएं जो हैं उसका कोई महत्व नहीं रहता, वो अर्थात वो फीकी पड़ जाती हैं, उनका कोई महत्व ही नहीं रहता। ठीक है, तो बच्चों ये है आज की कविता। 9वीं क्लास की नव भारती की जब आप पुस्तक निकाल के पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छी कविता है, छोटी सी है, आप लोग भी पढ़िए। ठीक है, और अगर आपके शब्द अर्थ आपकी समझ में आ गए हैं तो आप लोग बहुत आसानी से कविता समझ सकते हैं। तो इसी के साथ आज का पाठ ये यहीं पर समाप्त होता है। आपका धन्यवाद। जुले।